हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। आज हम अपनी करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको यूपीएससी में प्री में और मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट हमारी न्यूज़ है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंतर्गत आता है, जो कि जिसका उद्देश्य था जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको डिजिटलाइज करना। इसमें लगभग 6.17 लाख प्रॉपर्टीज़ को रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट पहली बार इसका आइडिया जो है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था 1991 में। 2005 में ये एक आसियान लेड इनिशिएटिव है, जिसने मतलब 2005 में इसको आसियान कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था। उस समय आसियान में कंट्रीज़ में 10 मेंबर्स होते थे, लेकिन आज बढ़कर ये 11 हो चुके हैं, जिसमें तिमोर लेस्ते एज अ न्यू मेंबर ऐड हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत 11 आसियान कंट्रीज़ आती है और 8 अदर्स आती है। किस लिए बनाया गया था ये? इंडो पैसिफिक को साथ लाने के लिए, कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ साथ इंडो पैसिफिक के लिए फ्री हो, ओपन हो। ठीक है, ऑर्डर रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए ये सबमिट की गई थी। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स हैं साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई और न्यूजीलैंड। यहाँ से इंडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, और ऊपर रशिया और यूएसए, ये सारे मेंबर्स इसमें आते हैं। यानी टोटल यहाँ पर 19 मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कुटकी। कुटकी न्यूज़ में क्यों थी? कुटकी जो है एक मेडिसिनल हर्ब है, जो कि हिमाचल प्रदेश में या फिर अल्पाइन या फिर सब अल्पाइन रीजन में ये ग्रो की जाती है। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना, इसको मतलब एज अ जब खेती करते थे तो उसकी पूरी की पूरी रूट को उखाड़ देते थे, अपरूट कर लेते थे, जिससे उसको मतलब इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो ये जो हर्ब है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, यानी ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई थी। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको सेव करना चाहिए। इसको सेव करने के लिए एक नया मेथड यूज़ किया है कि आप ना इसकी प्लांट की साइड से इसको कट करें। आप इसको पूरा अपरूट मत कीजिए, बल्कि जो प्लांट की जो साइड्स हैं वहाँ से इसको थोड़ा सा हार्वेस्ट कर सकते हैं। उस साइड को क्या बोला जाता है? स्टोलम्स। ठीक है, इसका जो देखो, कुटकी मेडिसिनल हर्ब है, अल्पाइन और सब अल्पाइन रीजन्स में ये ग्रो की जाती है। रेड IUCN की लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और साइट्स में ये अपेंडिक्स 2 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है नाटो जो है अभी न्यूज़ में ये था कि यहाँ के जो मेंबर्स थे तो यूएस ने बोला है कि जो नाटो के मेंबर्स हैं उनको अपने जीडीपी का लगभग 2% डिफेंस में स्पेंड करना चाहिए। इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस रहेगा, क्योंकि अगर सारे नाटो के जो कंट्रीज़ है वो डिफेंस में एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने लग जाती हैं, तो इंडिया के लिए जो हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया के लिए सप्लाई चेन जो है, मतलब एक सप्लाई तो सेम ही रहेगी, तो लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमारी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, हमें इंपोर्ट महंगा करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमारा फिर से वही ट्रेड डिफिसिट, हमारी रुपी करेंसी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है कि ये यूएस ने बोला है कि सभी नाटो मेंबर्स को जीडीपी का 2% अपने डिफेंस में खर्च करना चाहिए। नाटो के बारे में जानेंगे। ये पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। इसमें लगभग उस टाइम पर 12 कंट्रीज़ आती थी, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएस, आइसलैंड आती थी। यहाँ पर भी एक ये जो मैप है इसमें भी ये दिया गया है। 1949 में 12 मेंबर्स थे, जहाँ पर ये कंट्रीज़ दी गई है। फिर 1952 में ग्रीस और टर्की ऐड हुए। फिर 1955 में जर्मनी ऐड हुआ। फिर 1982 में स्पेन। फिर 1999 में 3 कंट्रीज़, जिसमें कज़ाकिया, हंगरी एंड पोलैंड। एंड फिर 2004 में 7 अदर कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं, जिसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया और स्लोवेनिया थे। फिर 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया आते हैं। 2017 में मोंटेनेग्रो आते हैं। आप इसको पीडीएफ में देख लेना। 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर फिनलैंड आता है, फिर स्वीडन आता है। ठीक है, यहाँ पर ये अभी बाय 2026 आज के टाइम पर इसमें लगभग 32 मेंबर्स हैं।
ईयू के जो मेंबर्स हैं जो इसका पार्ट नहीं है वो कौन कौन से हैं? इसमें ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड एंड माल्टा, ये 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन की है लेकिन नाटो के अंदर नहीं आती है। बाकी सारी जो ईयू मेंबर्स हैं वो नाटो के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और है नाटो प्लस 5 कंट्रीज़ का। नाटो प्लस 5 कंट्रीज़ बनाया गया था, यानी जो नाटो के मेंबर नहीं है उसमें जो नाटो के मेंबर्स नहीं हैं तो हमने एक इन्होंने ये नाटो प्लस 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया था जिसको जो भी मेंबर्स नहीं हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाए। इंडिया के लिए भी प्रपोजल आया था बट इंडिया ने मना कर दिया था, क्योंकि हम एक मिलिट्री अलायंस में बिलीव नहीं करते बल्कि एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो वो 5 कंट्रीज़ है: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक था वर्साई पैक्ट। इसी के तर्ज पर रशिया ने भी एक बनाया था वर्साई पैक्ट, जो कि ये भी एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी, 1955 में बनाई थी, जिसमें रशिया और 7 अदर स्टेट्स थी यूएस के नाटो को काउंटर करने के लिए। बट आज के टाइम पे ये ख़त्म हो चुका है और जितने भी मेंबर्स उस टाइम पर नाटो वर्साई पैक्ट के अंतर्गत थे आज वो नाटो का मेंबर्स है। ठीक है, ऑल दीज मेंबर्स आर नाउ पार्ट ऑफ नाटो एंड इट वाज अबॉलिश्ड इन 1991। एक और अगर हम बात करें तो इसका एक आर्टिकल 5 है जो कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर पर कोई भी हमला करता है, कोई अदर कंट्री हमला करती है, तो नाटो के सभी मेंबर्स आकर उसके डिफेंस में लग जाएंगे। ठीक है, सो ये कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स और यानी बेल्जियम के अंतर्गत है। नेक्स्ट एक ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, वहाँ पर ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन साइन हुआ है जिसमें अपने हेल्थ सिस्टम को रेजिलेंट, इक्विटेबल एंड पीपल सेंट्रिक बनाने की बात हुई है। ये क्या करेगा? ये जो है इसमें अलग अलग फ्रेमवर्क साइन हुए हैं, जिसमें हमारी है एक टीबी रिसर्च फ्रेमवर्क, एक है निमहांस, हमारे इंडिया का है, जो कि निमहांस मेंटल वेलनेस पर काम करता है। ठीक है, इट विल कोऑर्डिनेट द ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मेंटल वेलनेस। ब्रिक्स का एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है फॉर प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स टू मास इन्फेक्शियस डिसीज, यानी जो ऐसी डिसीज़ जो कि मास लेवल पर फैलती है, इन्फेक्शियस है, तो उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम बनाएंगे। एक साइन किया है फ्रेमवर्क ऑन डिसीज ड्रिवन बाय सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट। सो दीज आर द मतलब हेल्थ मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है, हेल्थ से रिलेटेड है। आप अगर चाहे तो ब्रिक्स के में आईआर के अंतर्गत इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर हेल्थ के अंतर्गत आप कि हमने ब्रिक्स कंट्री साथ में आई हैं और हेल्थ के ऊपर हमने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है देश स्कीम। देश स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एक कल्चरल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए है। मतलब ये 15 मेजर आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है उसको एक वाइब्रेंट एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन के रूप में चेंज करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहती है। इसके अंतर्गत जो है ये साइट्स जो है ये मैंने लिखी हुई है, ये दी गई है। इसमें एंसेंट साइट्स है, हिस्टोरिक फोर्ट्स है, ठीक है, अलग अलग जो है डेस्टिनेशंस है। इसमें अगर याद रखनी है तो मतलब मान लो आ जाएगा कि हिस्टोरिक फोर्ट्स में चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, सो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। सो याद रखना ज़रूरी है। तो एंसेंट ज़रा सी एक नज़र डाल लेंगे तो हमें लर्न रहेगा। ठीक है, एंसेंट वैली के अंतर्गत लोथल एंड धोलावीरा, राखीगढ़ी एंड अग्रोहा, हस्तिनापुर और ईरान। लोथल और धोलावीरा गुजरात के अंतर्गत है। लोथल एक पोर्ट भी है, ठीक है, धोलावीरा है। राखीगढ़ी और अग्रोहा हरियाणा के अंतर्गत है और हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है और ईरान मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। फिर कुछ हिस्टोरिक पोर्ट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें झांसी का पोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, चित्तौड़गढ़ का किला जो कि राजस्थान के अंतर्गत है, लेह पैलेस नेम सजेस्ट लद्दाख, शिव सागर असम है, फिर सारनाथ, सन्नती, उदयगिरी, आदिचन्नलूर एंड पुराना किला। दिस ऑल पोर्ट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। एक कुछ साइट्स के बारे में पीआईबी ने कुछ एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। ईरान को एरिकिना भी बोला जाता था, जो कि बिना रिवर के किनारे पर था। ये एक एंशिएंट मिंटिंग सिटी थी। कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ईरान है और कुछ ऑप्शंस दे देगा ये बिना रिवर पर थी, मिंटिंग सिटी थी, कुछ भी दे देगा तो
डोंट नो, क्योंकि हम सिर्फ ईरान के बारे में हम नॉर्मल पढ़ते हैं। ये चालकोलिथिक फेज़ अप टू मतलब ये जो इसका टाइम पीरियड है वो चालकोलिथिक से गुप्ता पीरियड तक थी ये, ठीक है, यानी 4th से 6th सेंचुरी के बीच में ये रही है। इस जो सेलिब्रेट किया जाएगा फॉर इट्स मोनूमेंटल गुप्ता एरा स्टोन कलेक्चर्स। इसमें जो ईरान के अंतर्गत हमें 10 फीट की हाई वरा वाली पिलर स्ट्रक्चर मिला है, गरुड़ पिलर मिला है और एक सती पिलर भी मिला है। सती पिलर जो है वो भानुगुप्त के रीजन में बनाया गया था 510 सेंचुरी में। और ये पिलर जो है एक जनरल का नेम पर है, गोपाराज हु लॉस्ट विद हून, जो कि हून से लड़ाई में हार गया था। उसके अपनी विजेता को बड़ा करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस पिलर को बनाया गया था। ये एक पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो सती के बारे में बताता है, ठीक है। इट्स अ एविडेंस ऑफ सती, पहला डॉक्यूमेंटेड एपिग्राफिक एविडेंस है। सो फिर अगली साइट है हमारी सन्नति। सन्नति एक बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट है और एक ओनली सर्वाइविंग स्टोन स्कल्पचर है अशोक का, जहाँ पर अशोक का एक पोर्ट्रेट मिलता है और वहाँ पर एक स्क्रिप्ट भी मिलती है रायो अशोक के नाम से, ठीक है। क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको ऑप्शंस दिए गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में और उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन से अभिलेख पर अशोक का नाम लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शिबा सागर। शिबा सागर असम के अंतर्गत है, रंगपुर, ठीक है। हिस्टोरिक कैपिटल थी अहोम किंगडम की, जिसमें 25 से 257 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा एक बोरपुकुरी जिसे शिव सागर टैंक भी कहते थे, वो बना हुआ है यहाँ पर एक आइकॉनिक मल्टी स्टोरी अहोम आर्किटेक्चर है और अलग अलग तालातर घर है और रंग घर भी है, ठीक है। ये सिर्फ शिव सागर एक अहोम किंगडम के द्वारा बनाया गया, मतलब एक मैसे कैपिटल थी। यहाँ पर एक बोरपुखरी नाम का एक टैंक भी मिला है, ठीक है। ये बस इसमें इतना ही था। देश स्कीम के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती थी। सेक्टर स्कीम है और 15 जो मेजर हिस्टोरिकल साइट्स है उसको डेवलपमेंट करने के लिए ये साइट जो स्कीम है उसको बनाया गया है, ठीक है। ये कुछ साइट्स थी जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम है थिरू सुब्रमण्य शिवा। ये एक एक्टिविस्ट थे, राइटर थे, ऑडिटर थे, तमिलनाडु के लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के, और उस टाइम पर तिलक के एरा के ये माने जाते हैं। इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविज़म को अपने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म से कंबाइन किया था। इसने धर्म परिपालना समाजम को भी इस्टेब्लिश किया था बिटवीन 1906 एंड 1907 टू परसुएड यंग माइंड्स टू जॉइन नेशनल मूवमेंट, जिसने यंग लोगों को, यंग पीपल को, अपने यूथ को बोला था कि आप भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। इसने एक जर्नल भी रिलीज़ की थी इनकी खुद की, एक तो थी ज्ञान भानु, एक थी प्रभा वंजा मित्रान। ये जो ज्ञान भानु है वो मंथली है और ये जो थी वो वीकली थी, ठीक है। सो इसके बारे में देख लिया। नेक्स्ट हमारा है जतन सॉफ्टवेयर। जतन सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया था? ये जो म्यूज़ियम की जो कलेक्शंस है, आर्कीवल जो रिसोर्सेज है, उसको डिजिटलाइज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ साथ इसमें सीडैक भी इंक्लूड है। इसमें सिर्फ इतना ही है, ठीक है। और थोड़ा सा ये थिरू सुब्रमण्यम के बारे में कुछ और रह गया। इनको एक टाइटल दिया गया था वीर मूल राजो। ये इन्होंने एक तमिल मूवमेंट भी स्टार्ट किया था जिनका नाम था तनित तमल लयाकम। इन्होंने V.O. चिदम्बरम के साथ भी काम किया है। नेक्स्ट हमारी है कुशा मिसाइल, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉन्ग रेंज है और एक वाइड रेंज और एल्टीट्यूड को कवर करती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस। ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस ये 4 दिन का मल्टी नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंगेजमेंट है, कोची में स्टार्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। और अभी प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो रिसेंट मूवमेंट चला हुआ है CJP का, उससे रिलेटेड जो है अब सामने आकर बताया कि हम एक पेपर लीक से संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस्टेब्लिश करेंगे। सो उसी से रिलेटेड है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाने से पेपर लीक की समस्या ख़त्म हो जाएगी या फिर कुछ और मेजर्स भी सरकार को लेने चाहिए, ठीक है। इससे पहले एक एक्ट है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयरनेस एक्ट 2020
4, इसके अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी इन पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, क्रेडिबिलिटी इंश्योर करना था। ठीक है, इसके अंतर्गत मतलब इसमें सब कुछ आता था आपकी, अगर आपको OMR को गलत OMR कुछ बच्चे खाली छोड़ आते हैं तो फिर उसको बाद में फिल किया जाता है, मतलब सब कुछ आ जाएगा इसमें। आप मेंस पेपर खाली छोड़ आते हैं फिर उसको बाद में फिल किया जाता है, नाम छोड़ आते हैं बाद में फिल किया जाता है, तो सब कुछ मतलब सब कुछ आप पेपर लीक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आती है। ठीक है, इसमें जो भी ऑफेंस है वो कोग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा एंड नॉन कंपाउंडेबल होगा। 3 से 5 साल की इसमें कैद है और 10 लाख का फ़ाइन है। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में किया जाता है, यानी इसमें बहुत सारी लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान तरीके से किया जाता है, तो 1 करोड़ का फ़ाइन है और 10 साल की जेल है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। सो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पेपर लीक से संबंधित हमें और सरकार को और क्या मेजर्स लेने चाहिए? क्या सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश करने से या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा देने से प्रॉब्लम सोल्व होगी या फिर कुछ और मेजर्स भी सरकार को लेने चाहिए कि पेपर लीक की जो समस्या है उसमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। कि अगर पहली बात तो हमें ये चीज़ें जो रोकनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें पेपर लीक होने के बाद की है। इससे पहले क्या करना है, इससे पहले की जो कार्रवाई है वो भी इंश्योर होनी चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से पहले ही प्री प्लान होनी चाहिए कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना चाहिए कि एग्ज़ाम सब पेपर जो है वो लीक हो ही ना। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम किस तरह से और भी मेजर सरकार ले सकती है। सो आई विल